Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 16th March. So let's get started. अब जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि आरबीआई ने बॉन्ड्स तो दे दिए, बट उनके जो सीरियल नंबर थे, जो कोड थे, वो नहीं दिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद ये पहले कहा था कोर्ट को कि जो भी बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं उनके साथ एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कहा था कि ये सीरियल नंबर भी आपको देने हैं, क्योंकि उसी से मैच हो पाएगा। डोनर के पास एक सीरियल नंबर है और जो पार्टी है जिसने एनकैश किया उस बॉन्ड को, उसके पास भी सीरियल नंबर है। उन दोनों को मैच किया जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस पार्टी को किस कंपनी ने फंडिंग दी है। और तभी पता लगा पाएंगे कि क्या कोई नेक्सस था, कोई गिव एंड टेक हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज और कंपनीज के बीच में, या वो वॉलेंट्री टाइप की चीज है। ऑलराइट, तो यहाँ पर 2019 में एक एफिडेविट फाइल किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उसने कहा था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैव यूनिक हिडन अल्फा न्यूमेरिक सीरियल नंबर्स एज इन बिल्ट सिक्योरिटी फीचर। फिर 15 मार्च को जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा एसबीआई मस्ट डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ ईच इलेक्ट्रल बॉन्ड एनकेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। बट बैंक ने यहां पर सीरियल नंबर नहीं दिया, यानी कि अगेन उसने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ही किया है। राइट, और यहां पर आप देखिए कि अधिकतर जो कंपनीज हैं उनमें से मेनली जितने भी टॉप डोनर्स हैं उन सब पे या तो ईडी की रेट पड़ी है या आईटी डिपार्टमेंट की रेट पड़ी है। अभी मैं आपको कुछ स्पेसिफिक कंपनीज दिखाऊंगा अभी, ऑलराइट, जिसमें आपको देखेंगे कि रेट पड़ती है उसके कुछ ही महीनों में आप 50 करोड़, 100 करोड़, इवन एक बैटिंग कंपनी है उसने 1300 करोड़ तक के इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए। किसको दिए वो आप समझ सकते हैं। इस पर निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि देखिए, ये कोई पता तो नहीं चल रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के हमें ही दिया गया, हो सकता है अपोजिशन पार्टी या रीजनल पार्टीज को भी दिए गए। तो मैडम जी, इन कंपनीज पे रेट पड़ी है ईडी सीबीआई की, आईटी की, ये तो आप ही के अंडर में आता है ना। मतलब पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था। और आज से नहीं, जब से ये बॉन्ड आए सिंस 2018 आई वाज कंटिन्यूअसली सेइंग, मैं जिनसे ही बातें करता था कि ये सबसे बड़ा करप्शन साबित होगा इंडिया का। right? और अभी इसमें वो एंगल्स तो कवर किए ही नहीं गए जो सबसे मेन कंसर्न है इंडिया का, दैट इज फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी थी पॉलिटिकल पार्टीज को। फुटबॉल बन के रह जाएगा इंडिया। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कोई दूसरा देश सपोर्ट करेगा, एक है उसको कोई दूसरी देश की गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, फंडिंग देगी इलेक्शन जीतने के लिए, और फिर उसकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करेगी। कोल्ड वॉर के टाइम ये चीज बैन इसलिए की गई थी ताकि इंडिया पे फॉरेन फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस ना हो। राइट, तो वो एंगल तो अभी तक आया ही नहीं है सामने, और ना ही पीएम केयर्स फंड का आया है। ठीक है, ये एक यूनिक फंड होगा शायद पूरे वर्ल्ड में, जो जनता से ही लिया गया था, उसके बाद कह दिया गया कि ये पब्लिक फंड नहीं है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। राइट, तो जब तक ये दो मैटर और निकल के नहीं आएंगे तब तक ये पूरी क्लीनिंग नहीं होगी सिस्टम की। इतना मैस क्रिएट किया गया है कंट्री में जिसको क्लीन करने में 1-2 डेकेड तक लग जाएंगे। अब देखिएगा, कभी भी अगर ये गवर्नमेंट जाएगी भी ना, उसके बाद भी इंडिया को वापस से नॉर्मल होने में 10-20 साल निकल जाएंगे लोगों के। एनीवे मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा फ्रॉम दैनिक भास्कर। देखिए, आपके एग्जाम से रिलेट नहीं है, बट शायद आपको पता होना चाहिए। राइट, क्योंकि जब तक पता नहीं होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आया था अधिकतर लोगों को समझ में आया ही नहीं था, उनको लगा था ठीक है अपना क्या काम है इसमें। बट आप ये समझिए कि कॉर्पोरेट अगर कोई चीज फंडिंग दे रहा है, जैसे एक रोडवे का प्रोजेक्ट था, नितिन गडकरी जी ने दिया था, और प्राउडली क्लेम भी किया था पार्लियामेंट में कि देखिए इस प्रोजेक्ट में ना हमने 5,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं, और सबने ताली भी बजाई थी पार्लियामेंट में। उसी कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया 18,500 करोड़ का। राइट, और उसी कंपनी ने पीछे से आपको अराउंड 950 करोड़ रुपीस के इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिए, और ये बॉन्ड दिए उसके जस्ट 6 दिन के बाद ही उसको ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। और अब एज अ कॉमन मैन या वोटर आप सोचें इसमें हमारा क्या है, कॉर्पोरेट्स का है, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं। देखिए, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो हार्डली कहीं 10,000 करोड़ रही हो। राइट, या चलिए ज्यादा नहीं, हम 17,000 करोड़ पकड़ लेते हैं, उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट ये रही होगी। बट जानबूझकर बजट सरकार की तरफ से ज्यादा पैसे सैंक्शन किए गए, यानी कि सीधे सीधे आपका टैक्स पेयर का मनी वहां दे दिया गया एक्स्ट्रा, और ये एक्स्ट्रा मनी घूम फिर के पॉलिटिकल पार्टी के पास आ गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड। हु इज द लूजर इन ऑल दिस सिस्टम? टैक्स पेयर लाइक यू, मी एंड ऑल ऑफ अस। राइट, और फिर सरकार क्या कहती है कि टैक्स बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम लोग इतने सारे ले रहे हैं। तो आप तो जानबूझकर कॉस्ट एस्टिमेट ऊपर करते हो, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी आपकी फंडिंग ले लेती है, और जनता को कहा जाता है टैक्स ज्यादा देना पड़ता है जब देश डेवलप हो रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा हो।
ओके। अब पता है इस पूरे मैटर को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या किया है, पिछले 2 दिन से न्यूज में सिर्फ दो ही चीजें चल रही, एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ताकि गुमराह किया जा सके लोगों का दिमाग, और दूसरा कल 2 रुपए कम किए गए पेट्रोल डीजल पे, और दिन भर न्यूज चली है दैट इससे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा, इससे किसान की इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी एंड ऑल दोज थिंग्स। जब 7 टाइम्स आपने सेस बढ़ा बढ़ा के इस पे 3 रुपए का टैक्स 27 रुपए का कर दिया और 9 रुपए का लगने वाला टैक्स 32 रुपीज का कर दिया, तब तब मीडिया वालों को नहीं दिखाई दिया था कि इसके इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, एग्रीकल्चर इनपुट्स पे, फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग पे, तब तब किसी ने नहीं बोला। ठीक है, कल 2 रुपए कम हुए, पूरा दिन मीडिया में हल्ला मचाया है। एनीवे छोड़िए, इस पे आते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए एक और चीज कि अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 से ये चीज लागू हुई और 2019 में इलेक्शन हुए थे इन मंथ ऑफ मई, और यूपी सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगे हैं डिटेल्स वो इसके बियॉन्ड की मांगी है आज तक की, फ्रॉम 2019 में। बट ये जो एक ईयर का क्रूशियल ड्यूरेशन था, क्योंकि जब इलेक्शन आ रहे थे लोकसभा के, सबसे ज्यादा फंडिंग तो उसी टाइम की गई होगी ना, तो ये डिटेल्स अवेलेबल ही नहीं है। एक ये भी है जिसमें इलेक्शन कमीशन सॉरी हमारा सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा चूक गया है। सेकंड थिंग इज कि अब लोग ये सोच बोल के खुश हो रहे हैं, जो रूलिंग पार्टी के हैं वो ये काउंटर कर रहे हैं कि इसमें ना अडानी के नाम है, ना अंबानी के नाम है, ना ही उन बड़ी कंपनीज के नाम है जिनको जैसे न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। राइट, तो उनका कहना है देखिए इन कंपनीज के तो नाम ही नहीं है, बट वो चीज यहाँ पे खुद मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कही है। ठीक है, यहाँ पर सीजेई ने खुद ये बात स्पेशली कही है कि एक कंपनी ए जाती है बॉन्ड खरीदती है, सपोज उस कंपनी ने खरीदा जिसको पार्लियामेंट हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, राइट, कुछ 950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था वो भी, कंपनी ए ने दिया कंपनी बी को ले जाकर, कंपनी बी ने दिया सी को, और सी ने जाके जमा कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। राइट, तो आप जो आज डिटेल देख रहे हो उसमें नाम दिख रहा है आपको कंपनी सी का, फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि इसमें वो सब कंपनीज तो है ही नहीं जिनको हमने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए, या अडानी अंबानी जिनका एलिगेशन हमेशा लगता रहता है इस गवर्नमेंट पे, उनके भी नहीं है। तो ये एक तरीका है कि ये सपोज ये वो कंपनी है अडानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप, ठीक है, उसने बॉन्ड खरीदी, बी को दिया, बी ने सी को दिया, और फिर सी ने पॉलिटिकल पार्टी में डोनेट किया। राइट, तो ये बात खुद सीजेआई सॉरी यहाँ पे कुछ सीजेआई ने कही है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा मान लें ए बॉन्ड खरीदता है, उसका बैंक अकाउंट में केवाईसी है, ठीक है, नो योर कस्टमर नॉम, वो बी को देता है, बी किसी सी को दे सकता है, और सी किसी सियासी दल यानी पॉलिटिकल पार्टी को देता है। अब बॉन्ड कितनी बार हैंड ओवर हो सकता है इसकी सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि ये बॉन्ड कितने हैंड से गुजर के पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंचेगा, या कभी पता नहीं चलेगा कि पार्टी को 100 सी से मिला चंदा असल में किसने दिया था। पार्टी सी ने डोनेट किया उसका नाम है, बट वो असल में पार्टी ए कौन है जिसने एग्जैक्टली वो पैसे भिजवाए थे। राइट, अब देखिए आप यहां पर हेल्थ केयर से लेके शराब कंपनियों तक सभी ने चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, और ये सब बॉन्ड है छापेमारी के बाद, यानी कि जब इन पे रेड डली ना उसके बाद। अब फ्यूचर गेमिंग इसने दिया है 1300 करोड़ के बॉन्ड, और जबकि इसकी इसकी खुद की प्रॉफिट कितनी है, सिर्फ 215 करोड़। 215 करोड़ आप अर्न कर रहे हो और 1300 करोड़ आप दान कर रहे हो। 109 करोड़ आपने प्रॉफिट अर्न किया विवेक सप्लाई चेन, और डोनेट कितना किया, 410 करोड़। तो ये नेक्सस नहीं दिखाता क्या? इससे पूरा देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन आई डोंट नो लोग की अंधभक्ति कम नहीं हो रही। देखिए फ्यूचर गेमिंग जो कंपनी है उसके यहाँ 2 अप्रैल को छापा पड़ता है और 7 अप्रैल को वो बॉन्ड खरीद लेता है 1368 करोड़ के। अरे तो ये सब बहुत बड़ा है, जिसका मुनाफा 2 करोड़ नहीं है उसने 183 करोड़ के बॉन्ड दे दिए। आमदनी चवन्नी और चंदा रुपया, और इसमें पूरे में लॉस किसका हो रहा है, पब्लिक का। एंड ट्रस्ट में अगर ये मैटर थोड़े दिन और इस तरह हाईलाइट होता रहा, सुप्रीम कोर्ट इसको और उछालता रहा ना, यू नेवर नो कि देश में माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा। और मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, और मैं शुरू से जब से मैंने डिस्कशन शुरू किया ना, मैं तब से कह रहा हूं 2024 विल बी द ईयर ऑफ वॉर विद पाकिस्तान फॉर वट एवर रीजन, बट डेफिनेटली इट विल हैपन। एनीवे चलिए, अभी आज के पेपर में हमारे पास कंटेंट कम है क्योंकि काफी चीजें यूजलेस है, तो 2-3 चीजें जो मैंने पिछले डिस्कशन में आपको कहा था मैं डिस्कस करूंगा। एक रेट्स के बारे में हम बात करेंगे, इनविट्स के बारे में बात करेंगे, और कल के डिस्कशन से हमारा छूटा था शेड्यूल कास्ट एंड अदर ट्रेडिशनल, दैट इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। राइट, तो हम इसको भी आज डिस्कस कर लेंगे। पहले जो न्यूज़पेपर है आज का उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम इनको भी देख लेंगे।
ओके, तो यहाँ पर कोड देने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर कोड निकल के आएंगे तो और ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे अडानी ग्रुप को श्रीलंका में एक विंड पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसपे लेकर उनके खुद के एक एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था, ब्यूरोक्रेट ने, कि पीएम मोदी की तरफ से प्रेशर आया था कि अडानी ग्रुप को दीजिए। हालांकि उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं वो पलट गए थे श्रीलंका के। ओके, बट इस प्रोजेक्ट में अडानी ग्रीन एनर्जी जो विंड पावर का प्रोजेक्ट लगाना चाहती है श्रीलंका में, देयर आर कंसर्न्स ओवर इट्स इम्पैक्ट ऑन कोस्टल रीजन। तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पर। न्यू इलेक्शन कमीशन टेक चार्ज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये लोग गए थे स्टे लेने, क्योंकि मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है, पूरा मैटर क्या था 13 मार्च के डिस्कशन में ऑलरेडी। तो उसमें उनका कहना है कि सीजेआई का इंक्लूजन होना चाहिए सिलेक्शन पैनल में, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के रेफ्यूज कर दिया कि हम स्टे नहीं कर सकते इसको, जो अपॉइंटमेंट हो गए हो गए। इसराइल पीएम क्लियर्स द प्लान फॉर आर्मी एक्शन इन राफा। अब राफा एक लार्ज रेफ्यूजी बचा था उन लोगों के पास, और वहां पर तो हम कोई टेररिस्ट का साइन भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर जो है, मैंने पूरा मैटर आपको समझाया है कि क्या कर रहे हैं नेतन्याहू और क्यों कर रहे हैं, राइट। तो ये जो लास्ट उनके पास सेफ जोन बचा था, उस पर भी उन्होंने मिलिट्री आर्मी एक्शन अनवील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट विल हियर पेटिशन, ये 2022 से ये केस बस लिस्ट होके पड़ा है, इस पे सुनवाई नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा है कि हम लोग मार्च 19 को इस पे रूलिंग दे देंगे। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। उसके सीए की रिस्पेक्ट में मैंने आपसे सारी बातें डिस्कस कर ली है ना ऑलरेडी। असम अकॉर्ड को लेकर एक कंसर्न है, तमिलनाडु को तमिल लोगों को लेकर एक कंसर्न है, और दूसरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको एक कंसर्न है, खासकर मिजोरम को, राइट। ये तीन हमारे मेन इशू हैं सीए में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं 14 मार्च को। नाउ सी अगेन, अभी ये केस की जांच होगी, बट अगर एक पूर्व सीएम, और थोड़ा नहीं बहुत लंबा टेन्योर रहा इनका एज चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के, अगर इन पे पॉक्सो के अंडर में केस रजिस्टर होता है और सीआईडी अब उसको इन्वेस्टिगेट भी करेगी, तो दिस इज सीरियस एलिगेशन। ओके, ये भी बीजेपी से ही चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर एक मदर हैं 17 ईयर ओल्ड गर्ल की, उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की है कि काफी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उनकी डॉटर के साथ, और इन्होंने किया है। इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव केस कनेक्टेड टू द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड ए माइनर गर्ल। तो अभी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है बच्ची का, फिर देखते हैं क्या निकल के आता है इसमें। बट दिस इज अ वेरी सीरियस केस, क्योंकि अगर लॉ मेकर ही हमारे ऐसे काम करेंगे तो फिर हम चाहे कितने भी लॉ बना लें, पता है कितनी भी अच्छी अच्छी बातें हम लोग लिख लें अपने आंसर्स में, यूपीएससी इंटरव्यू में बोल लें, बट अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो फिर बहुत बहुत दिक्कत है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगेन उसमें जब तक कुछ इन्वेस्टिगेशन में निकल के नहीं आता तब तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, बट इस तरह के एलिगेशंस भी सीरियस होते हैं। यूएस प्रोबिंग अडानी ग्रुप ओवर पोटेंशियल ब्राइबरी। ये बीमारी ना घर से जब लगती है ना तो फॉरेन में भी जाके फैलती है, कि ब्राइब दो, अपना काम करवाओ और आगे बढ़ो। तो यूएस भी प्रोब कर रहा है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, कि कुछ ऐसा केस आया है उनके यहाँ भी जहां पर ब्राइब देके काम करवाया गया है। United States had widened its investigation of Adani Group to focus on its on conduct of its founder Gautam Adani and whether the company may have engaged in bribery. Many top electoral bond donors were under the scanner of ED and IT department. ये तो सीधा सीधा एक्सटॉर्शन हो गया है। कि अब देखिए, अब मैं आपको सच बताऊं, अगर आप ये कहें कि बिजनेस तरीके से कर लो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस में इतने इतने कानून होते हैं, इतनी कंप्लायंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। उसको लूप होल को पकड़ के कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपसे पैसे निकलवाना चाहे तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो निकलवा सकती है इसलिए, राइट। फ्यूचर्स गेमिंग एंड होटल सर्विस लिमिटेड, इस पे इसके एसेट अटैच किए गए थे 410 करोड़ के, राइट। और फिर 5 दिन बाद, जस्ट 5 डेज लेटर, कंपनी ने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए। अब ओब्वियसली किसको दिया होगा? ईडी किसके अंडर में आती है? उनका पैसा भिजवा दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के फॉर्म में, केस रफा दफा कर देना हमारा। एंड ओवरऑल थ्रू आउट इसने बॉन्ड खरीदे हैं 1368 करोड़ के, एंड क्लोज टू 50% ऑफ दिस वाज परचेज आफ्टर ईडी अटैच द एसेट्स। देखिए, तो हम लोग कहते हैं करप्शन हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। अब पता है बीजेपी वालों की एक और हरकत मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी है, उसने ये जो हमारी उजाला स्कीम आई थी जिसमें हम लोगों ने एलईडीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे सब जगह पे लगाने के लिए, राइट, इसमें उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। वो न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी है, लेकिन उसका जो नाम है वो एक पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी से भी मैच होता है। तो उसको पूरी जगह सर्कुलेट किया गया कि देखिए पाकिस्तान बेस्ड कंपनी ने आईएनसी को फंडिंग दी है। यार सिर्फ नाम सेम था उस कंपनी का, एक पाकिस्तान बेस्ड है, एक न्यू दिल्ली बेस्ड है, न्यू दिल्ली बेस्ड वाली कंपनी ने दी है। एंड एक और चीज है कि चलिए ये तो हुआ, सीक्वेंस नंबर नहीं आए अभी तक, आप सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हो कि ओब्वियसली जिन्होंने रेट पढ़ने के बाद फंडिंग दी है तो
सेंट्रल गवर्नमेंट को दी होगी। बट एट द सेम टाइम क्या आईएनसी या कोई और अदर पार्टी जो कह रही है कि ये बहुत बड़ा करप्शन है, क्या ये आकर बताएंगी, अपने डिस्क्लोज करेंगी कि हमें किस किसने फंडिंग दी है? राइट? क्योंकि कई स्टेट गवर्नमेंट में आपकी भी पार्टी है, फंडिंग वहां भी गई है, वहां से भी प्रोजेक्ट्स क्लियर होते हैं हजारों करोड़ के। ओके, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। जैसे यहाँ पर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसकी यहाँ पर रेट पड़ती है इनकम टैक्स की, और फिर ये बॉन्ड खरीदता है 162 करोड़ की। इसमें आपसे शुरू से कहता रहा कि इस इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम ने किकबैक्स एंड ब्राइबरी को बिल्कुल लीगल कर दिया है। अरे, अब अगर मैं ये सोचूं कि चलो मैं भी कहीं बिड कर रहा हूँ किसी हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, दूसरी कंपनी भी कर रही है, और मैं कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं दूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, तो फिर जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो वहां से बॉन्ड देगा दूसरी तरफ से और वो प्रोजेक्ट ले जाएगा, एंड रह जाऊंगा मैं पीछे। इस वजह से भी कुछ कंपनीज को पैसा देना पड़ा। यानी कि ओवरऑल इस बॉन्ड सिस्टम में आप बस इतना समझिए कि दो ही तरीके से इन्होंने बहुत पैसा कमाया है। पहला, कि आपको प्रोजेक्ट चाहिए हमसे तो कट भिजवा दीजिए, वो भी बॉन्ड के फॉर्म में। राइट? तो एक तो आपने प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के लिए एक कमीशन टाइप की चीज ले ली, जो कि ऑलमोस्ट ब्राइब ही कहेंगे जिसे हम, लेकिन वो आपने बॉन्ड के फॉर्म में लिया एज अ फंडिंग। दूसरा, कि हम आपके यहाँ आईटी ईडी की सर्च करवाएंगे। अब अगर या तो आप वो पूरे टैक्स पेनल्टी वगैरह भर दीजिए, ठीक है, टैक्स भरोगे पेनल्टी लगेगी, वो तो देश का फायदा होगा, और या फिर आप थोड़ा सा अमाउंट हमारी पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए। ये कह रही है दिस इज ह्यूज असम्पशन टू लिंक ईडी सर्चेस विद बॉन्ड परचेज। तो मैडम, ईडी के सर्च वगैरह हुए, उसने एसेट फ्रीज भी किए, उसके बाद उसके जस्ट बाद ही क्यों उन्होंने आपको फंडिंग दी? और उसके बाद उन्होंने फंडिंग दी तो फिर आपने केस भी बंद तो करवा दिया ना। राइट? सिमिलरली यहाँ भी है। सी, लेट मी शो हर स्टेटमेंट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आपको मिसगाइड किया जाता है पूरे टाइम। आर यू श्योर दे हैव गिवन इट टू बीजेपी ओनली? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स किसके अंडर में आ रहा है? रेट पढ़ने के बाद अगर कोई दे रहा है, मोदी रैन वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सटॉर्शन रैकेट। तो नाउ इट्स नॉट अबाउट कि आप किसको सपोर्ट करते हैं किसको नहीं, बट इस स्कैंडल के अगेंस्ट आप में अवेयरनेस होनी चाहिए, वो मस्ट है। ओके, आई एम सॉरी अगर चीजें ज्यादा पॉलिटिकल वे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, बट मुझे लगता है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि आप वोट कहाँ कर रहे हैं। ओके, चलिए अब इस इशू को यहीं पे छोड़ते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टोटल ओवरऑल काम पर। रेलवेज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाएगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब इज लाइक कि आपने कोई सामान भेजा, वो पहले ट्रेन के थ्रू पहुंचा कहीं पर, फिर वहां से ट्रक्स वगैरह में लोड हुआ, ठीक है, फिर वहां से पोर्ट पे पहुंचा, शिप वगैरह से और आगे जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी मॉडल। यानी कि हम लोग एक स्टेशन डेवलप कर लें, उस पर ट्रेन भी आएगी, वहीं से हाईवे कनेक्टेड है तो गाड़ियां भी आएंगी। ओके, और वो सपोज कि मुंबई एकदम सी के पास है तो वहीं से पोर्ट की भी कनेक्टिविटी दे दें। ओके, मल्टी मॉडल टाइप के हब्स हम लोग डेवलप करेंगे। ओके, और ये मोस्टली डेवलप किया जाएगा एस्पिरेशनल सिटीज में विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख अक्रॉस द कंट्री। आर्मी ने अपनी एक फर्स्ट यूनिट तैयार की है जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स को फ्लाई कर पाएगी, एंड अपाचे हेलीकॉप्टर हमने लिए हैं यूएसए से। पुतिन का वहां क्या चल रहा है? इलेक्शन शुरू हो गए आज से, बट द फैक्ट इज कि पुतिन ने अपने जो सबसे बड़े ओपोनेंट थे उनको तो मरवा दिया है, या चलो मारे गए वो जेल में, ठीक है, वो छोड़ो। यहाँ पर पुतिन के अलावा 3 कैंडिडेट और खड़े हैं, और सच ये है कि वो तीनों कैंडिडेट पुतिन के ही सपोर्टर हैं। ऑल थ्री आर पुतिन सपोर्टर, इवन ऑन यूक्रेन वॉर मैटर और वॉट एवर, दे आर सपोर्टर ऑफ पुतिन और itself। इसके अलावा एक और कैंडिडेट थे जो बहुत अपोज कर रहे थे पुतिन को, राइट? मगर इन कैंडिडेट को वहां की जो इलेक्शन कमीशन है उसने अनडिक्लेयर वो कर दिया कि आप इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते। ठीक, तो जो पोटेंशियल राइवल कैंडिडेट था उसको तो बैन कर दिया कि आप कंडक्ट कर ही नहीं सकते कंटेस्ट इलेक्शन, और पुतिन के अगेंस्ट जो 3 खड़े हुए हैं वो उन्हीं के लोग हैं, तो सिर्फ नाम के इलेक्शन है। All three candidates are considered to be very close to Mr. Putin and have been supportive of Kremlin's policies. They are puppets in the well-orchestrated drama of Russian presidential election. The only serious opposition presidential candidate, that is Boris, a critic of Russian war with Ukraine, was debarred by Central Election Commission. एक नेवलनी हुआ करते थे, he died in high security Arctic penal colony. वाई पुतिन इज स्टिल पॉपुलर? देखिए, इनके पॉपुलर होने का ये है कि इतने सैंक्शन लग गए इन पर वॉर की वजह से। एक तो क्या है कि जो लोग समझते हैं कि नाटो का एक्सपेंशन जो हो रहा था ईस्टवर्ड, अगर यूक्रेन भी उसमें शामिल हो जाता तो वो अपने आप में एक ऑल टाइम थ्रेट बन जाता। तो कुछ लोग तो इसलिए सपोर्ट करते हैं पुतिन को कि आपने बिल्कुल ठीक किया यूक्रेन को इन्वेड करके, राइट? सेकंड थिंग इज कि इतने सैंक्शन होने के बाद भी इन्होंने जो पूरी इकोनॉमी थी उसको वॉर ड्रिवन बना दिया। वॉर में यूज होने वाले सारे हार्डवेयर्स और जितनी भी आपको गन्स वगैरह बनानी है,
आर्मी से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट बनाने, उससे रिलेटेड फैक्ट्रीज में इन्होंने एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिया। और क्योंकि सैंक्शन लग गए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने वही पॉलिसी फॉलो की, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद बनाएंगे। और जो इंपोर्ट करने की जरूरत भी है तो फिर चाइना है ही ऑल टाइम फ्रेंड उनका, और चाइना से ज्यादा कौन आपको एक्सपोर्ट कर सकता है वर्ल्ड में, राइट? इसलिए इनकी इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल रही है, तो लोगों में ऐसी कोई ज्यादा नाराजगी नहीं है पुतिन के अगेंस्ट। The resilience shown by Russian economy in face of sustained Western sanction is credited to Mr. Putin leadership. मिलिट्री किनीसियनिज्म कह सकते हैं, किनीसियन थ्योरी आप उसमें पढ़ते ही हो इकोनॉमी में, राइट? यहाँ पर मिलिट्री से रिलेटेड पूरी इकोनॉमी ड्राइव की जा रही है। द शॉर्ट अप डिमांड फॉर मिलिट्री हार्डवेयर spurred the growth in military industrial complex. Import substitution in response of sanctions, and it also created a demand for skilled laborers, क्योंकि आप खुद बनाने की कोशिश कर रहे हो ना कि इंपोर्ट करने की, तो एम्प्लॉयमेंट और बढ़ा है इनके यहाँ। और बाकी लोग समझते हैं कि ये यूक्रेन को नाटो में लेने से नुकसान होता है। इट वॉज अ वेस्टर्न प्लान टू वीकन रशिया एंड इम्पोज वेस्टर्न कल्चरल हेजमनी ओवर इट, राइट? तो बस ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन काम की थी। इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन इज इम्पैक्टिंग पर्सनल कंजम्पशन, हर्टिंग ग्रोथ। सी, इन्फ्लेशन जब ज्यादा होता है, चीजें महंगी ज्यादा हो जाती हैं, तो आप क्या होता है कि आप पहले सपोज 100 रुपए में आप 5 आइटम खरीद रहे थे जब चीजें सस्ती थी, आज उस 100 रुपए में आप 3 ही आइटम खरीद पा रहे हो। तो ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हुआ, जो डिमांड थी, कंजम्पशन था, जो डिमांड थी वो कम हो गई। डिमांड में हमें फॉल देखने को मिला है, क्योंकि अब लोगों के पास जितना पैसा है उसमें चीजें कम हो गई। सपोज पहले पेट्रोल सस्ता था तो आपके पास इनकम ज्यादा बच जाती थी, अब महंगा हुआ तो आपके पास इनकम कम हो गई, तो आपने अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थोड़े से डिक्लाइन हो गए। डिमांड कम हो गई तो जो इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर, ठीक, उनके पास अब ज्यादा डिमांड नहीं आएगी, तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम। अब इंडस्ट्रीज कम प्रोड्यूस कर रही है तो वो ओवर एम्प्लॉयज रख के क्या करेंगे, जैसे कई सारी एयरलाइंस कंपनी से निकाल दिया था लोगों को, तो ऐसे में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अब कम लोगों को ही की जरूरत पड़ रही है इंडस्ट्री को, और इसी में टैक्स कलेक्शन भी फिर गिरने लगता है, क्योंकि ना कंपनीज प्रॉफिट अर्न कर रही है, ना लोगों को जॉब मिल रही है, ना इनकम टैक्स आ रहा है। और फिर ऐसे में अगर टैक्स सपोज हमको सेम लेवल पे रखना है कि जितना टैक्स कलेक्शन उतना सेम रख रहा है, तो फिर उनको रेट बढ़ाने पड़ते हैं, टैक्स रेट, राइट? और वही हुआ है जीएसटी में। तो इट्स ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब आप चाहे जितना मर्जी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट दे दें कि आप 2 to 6% के बैंड में रोक के रखिए इन्फ्लेशन को, बट द थिंग इज कि जो फूड प्रोडक्ट्स में इन्फ्लेशन है वो सीजनल होता है, कभी नीचे कभी ऊपर। तो एक बार एक टाइम था, शक्तिकांता दास से पहले जो गवर्नर्स हुआ करते थे वो कहते थे कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके से टैक्स बढ़ाती रहेगी, चीजें महंगी करती रहेगी, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, इन्फ्लेशन उस बैंड में नहीं रह पाएगा। जब फ्यूल के टैक्सेस सेस वगैरह इतना ज्यादा बढ़ाया गया, जैसा मैं आपको बार बार रिवाइंड कराता रहता हूँ, 3 to 27% एंड सॉरी 27 रुपीज एंड 9 rupees to 32 rupees रिस्पेक्टिवली ऑन पेट्रोल एंड डीजल, तो उसमें यही है कि इससे पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई थी। कई एग्रीकल्चर फील्ड में आज भी डीजल से चलने वाले जनरेटर यूज होते हैं, वो बढ़ गए थे, राइट? तो तब किसी ने बात नहीं की। तो अगर इन्फ्लेशन गवर्नमेंट की वजह से बढ़ रहा है तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या कर लेगी, आरबीआई की? चलिए ये सब छोड़िए, ये हमारे काम की चीजें नहीं है आज, राइट? इसके अलावा ड्रोन दीदी और लखपति दीदी, ये योजनाएं हम पहले बात कर चुके हैं। काफी सारी ड्रोन वगैरह की ट्रेनिंग दी जाएगी विमेन्स को। लखपति यानी कि विमेन के लिए इंश्योर किया जाएगा 1 लाख रुपीज की इनकम। ये दोनों स्कीम्स हम पहले करंट अफेयर के साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगेगा तो मैं दोबारा करा दूंगा बाद में, और बाकी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में तो हम उसको करेंगे ही। आगे चलते हैं। EU said to impose sanction on violent Israeli settlers and Hamas। अब देखिए, चाहे आप इसराइल के हों या आप हमास के सपोर्टर हो, अगर आप वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उस पर EU रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, उस पर सैंक्शंस लगाएगा, और लगाना भी चाहिए। जापान जापान जो कि हमेशा मानता था कि मैं मिलिट्रीली ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करूंगा, और अगर मैं कोई वेपन्स वगैरह बना भी रहा हूं तो मैं उसको सेल नहीं करूंगा थर्ड वर्ल्ड को। काफी पीस लविंग कंट्री बन गया था ये आफ्टर 1945, जब इस पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे, राइट? लेकिन अब इसने अलाउ कर दिया है, क्योंकि देखिए चाइना और नॉर्थ कोरिया ये दोनों प्रोवोक करते रहते हैं इसको, जापान को। और अभी कल ही हमने देखा था नॉर्थ कोरिया ने कहा है अपनी आर्मी को, बी रेडी फॉर द वॉर। तो जापान कुछ कोलिशन बना के आजकल करने लगा है, ब्रिटेन इटली के साथ वेपन्स बनाने लगा है। तो अब इन्होंने अलाउ भी कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स डेवलप्ड विद ब्रिटेन एंड इटली, रिलैक्सिंग टोक्योज स्ट्रिक्ट ट्रांसफर रूल फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जापान जवाब नहीं दे सकता चाइना नॉर्थ कोरिया को, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, वो इजीली बना लेगा अच्छे से अच्छे वेपन्स, बट वो
पैसिव रहना पसंद करता है, बट चाइना बार बार प्रोवोक कर रहा है उसे। Locals and experts raise concern over Adani wind projects in श्रीलंका। ठीक है? इनको लगता है कि यहाँ की जो कोस्टल कम्युनिटी है उसको हार्म होगा इस वजह से। ठीक? और यहाँ पे मैंने आपको वही बातें बताई है। श्रीलंका के सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कहा था कि देयर वाज प्रेशर फ्रॉम इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि आप अडानी ग्रुप को ये प्रोजेक्ट दीजिए। ओके, हालांकि बाद में फिर इनके प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उन्होंने डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट ये पैटर्न देखा गया है। प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाते हैं और फिर अगले ही दिन अडानी जी जाते हैं और हाइफा पोर्ट हैंड ओवर कर दिया जाता है अडानी ग्रुप को। उसी तरह ग्रीस, जहां पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गए हमारे कई सालों से, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए और उसके नेक्स्ट डे ही फिर से मिस्टर अडानी जाते हैं और वहां पर एक और पोर्ट का हैंडलिंग चार्ज मिल जाता है अडानी ग्रुप को। तो ये ट्रेंड हमेशा देखा गया। यहाँ श्रीलंका में जब ये विंड प्रोजेक्ट मिला था उसके एक दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर अपनी यात्रा करके आए थे। अब देखिए, सबसे ज़्यादा माना जाता था कि जो लीडिंग कॉज होता है आपका, ठीक है, हार्ट डिजीज वगैरह को ज़्यादा माना जाता था। बट आजकल नर्वस सिस्टम हार्ट डिजीज से ज़्यादा कॉमन हो गया है लोगों में। द कंडीशंस अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम सच एज स्ट्रोक्स, माइग्रेन, डिमेंशिया हैव सर्ज पास हार्ट डिजीज बिकमिंग द लीडिंग कॉज ऑफ इल हेल्थ वर्ल्ड वाइड। ओके, तो अपने ब्रेन, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जेन जी स्टूडेंट, मतलब नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है, तो वियतनाम भी अपनी चिप्स को उसी तेजी से प्रमोट कर रहा है जैसे हम लोगों ने सेमीकंडक्टर में चिप्स वगैरह और इस मिशन को स्ट्रांगली प्रोपोगेट कर रहे हैं। एंड वो समझता है कि उसे इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है स्किल्ड मैन पावर की, राइट। तो गवर्नमेंट हैज सेड द करंट पूल ऑफ 5000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर मस्ट जंप टू 20,000 इन नेक्स्ट 5 ईयर। और हमें भी यही करने की जरूरत है। जब तक स्किल्ड टैलेंटेड पूल नहीं होगा, हमारे पास मैन पावर नहीं होगी, हम कितना भी इंसेंटिव दे लें, कुछ भी कर लें, वो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमें जरूरत है पहले अपनी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने की। यहाँ पे स्पेनिश फार्मर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ अपनी कंडीशंस के अगेंस्ट, इंडिया में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टेस्ला, देखिए, टेस्ला का हमेशा डिमांड रहा है कि आप लोग ना इंडिया में मेरी कार पे बहुत ड्यूटी लगाते हो, 70 to 100%। तो इंडिया ने कहा चलिए हम इस ड्यूटी को रिड्यूस कर देते हैं 15%, सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे आपकी जो कार इंडिया में आएंगी, बट इस कंडीशन पे कि अगले 3 साल में आप यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा लोगे। अब देखिए, टेस्ला आके सपोज कि आज ही वो आके अपनी फैक्ट्री लगा ले, बट वो देखेगा कि यहाँ मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, राइट। तो इसलिए पहले गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम 50% ड्यूटी रिड्यूस कर रहे हैं ताकि आपकी कार की यहाँ डिमांड बढ़ जाए, ठीक है। फिर कुछ छपरी आएंगे, वो रील्स वगैरह बनाएंगे, जैसे थार को लेके रील बना बना के फेमस कर दिया उन्होंने, लंबोर्गिनी को गानों ने फेमस कर दिया। उस तरीके से जब टेस्ला फेमस हो जाएगी, इसकी डिमांड इंडिया में बढ़ने लगेगी, तब उसको यकीन होगा इलॉन मस्क को कि हाँ मेरी गाड़ी की डिमांड है, तब जाकर वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री यहाँ पे लगाएगा। और इसके लिए इसको टाइम दिया गया है 3 साल का। सेटिंग अप इंडिया प्लांट विद इन 3 years एंड रीचिंग एटलीस्ट 25% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन दैट टाइम। यानी कि आप कार बनाने में जो यूज कर रहे हो उसका 25% भी आप इंडिया से ही लेकर यूज करोगे। ऐसा नहीं कि फॉरेन से सब कुछ ले आए यहाँ पे असेंबल करके कार बेच दी, नो, 25% यहीं से आपको चीजें लेके बनानी होंगी। इंडिया रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी टू 15% फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल imported as a completely built CPU from the present 70% to 100% applicable for completely built unit. EV makers set up a local manufacturing unit within 3 years, ये कंडीशन है। और मिनिमम इन्वेस्ट करना होगा आपको 4,150 करोड़ रुपीस। अब देखिए, आपको पता होगा जब हमारे यहाँ स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुई थी ना आज़ादी के टाइम, तो उस टाइम इंडिया का क्या कहना था कि इंडिया से आप लोग रॉ मटेरियल ले जाते हो, कॉटन जैसी चीजें, और वहां से फिर क्लोथ बनाते हो और उस फिनिश प्रोडक्ट को वापस इंडिया के ही मार्केट में इंपोर्ट कर देते हो, ठीक है। ये चीज था स्वदेशी मूवमेंट का मेन गोल, यही था ना कि इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो। लेकिन आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोग आयरन और एक्सपोर्ट भेजते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, और देखिए यहाँ पे हमने जितना भेजा है ना उसका 92% अकेले चाइना को भेजा है। तो ये सिर्फ आप वोटर्स को बेवकूफ बनाने के लिए है कि हम चाइना का बॉयकॉट कर देंगे, हम उनके टिकटॉक जैसी ऐप बैन कर देंगे, सब कर देंगे। नो, पूरा ट्रेड कम होने की वजह उल्टा बढ़ा है, चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी और ज्यादा बड़ी है। लेकिन मीडिया ने आपको क्या दिखाया कि चाइना को हम लोग काउंटर कर रहे हैं, हम लोग गलवान के बाद हमने इंपोर्ट कम कर दिया, नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। बिजनेस इज बिजनेस, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन शहीद हो रहा है कौन नहीं, क्या चल रहा है। वो सिर्फ वोट बटोरने के लिए कुछ भी प्रोपोगेट करते हैं, बट सच्चाई यही होती है कि एक्सपोर्ट उल्टा बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग आयरन और एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, और फिर चाइना से फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम आज भी वही कर रहे हैं जो कि हम आजादी के टाइम से समझते आ रहे हैं कि ये गलत है। ये रॉ मटेरियल भेजना और फिर फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करना, हम आज भी वही कर रहे हैं, रॉ मटेरियल भेज रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं।
कंट्री हैज इंक्रीज्ड आयरन ओर बाइंग फ्रॉम इंडिया। चाइना की बात हो रही है। आयरन ओर इज ए की फीड स्टॉक रॉ मटेरियल फॉर स्टील मेकिंग। जबकि जो हमारे स्टील मेकर्स हैं वो रिस्ट्रिक्शन मांग रहे हैं कि ये जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आयरन ओर, ये एक्सपोर्ट मत करो, हमें जरूरत पड़ती है। हमारी खुद की कंट्री की कंपनीज बोल रही हैं आप ये आयरन और एक्सपोर्ट करना कम कीजिए और अपनी यहीं पर डोमेस्टिक को प्रोवाइड कीजिए, बट नहीं, यहाँ उल्टा हो रहा है। लेकिन वो देशभक्ति का चोला ओढ़ के बेवकूफ बनाते रहते हैं। एनीवे चलिए, ये 3 टॉपिक देख लेते हैं जो हमने पिछले 2 दिन से रह गए थे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। रेट्स। रेट से पहले ना आपको म्यूचुअल फंड समझना होगा। सी म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक कोई कंपनी है, यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, आप जैसे हम जैसे छोटे छोटे से या एबीसीडी। अब ये म्यूचुअल फंड कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है किसी कंपनी के शेयर में, ठीक है, जैसे सपोज अडानी ग्रुप, उसको लगता है कि इससे शेयर बहुत उछलेंगे। मैं भी करना चाहता हूँ, ये करना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं इन्वेस्ट अडानी ग्रुप में। बट द थिंग इज कि वो हम में वो एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, वो एक्सपर्टीज भी नहीं है और जितने महंगे वो शेयर्स हैं हम वो खरीद भी नहीं सकते। तो ये लोग पूल करते हैं यहाँ पर, ठीक है, सबने दे दिया, सपोज 100 100 रुपए 100 100 रुपए सबने दे दिया, ठीक है, और 10 लोगों से आए, 1000 रुपीज आए, यहाँ पे 1000 रुपीज का एक शेयर खरीद लिया गया। फिर इसमें सपोज कि ये 1000 रुपीज कल को 1500 रुपए बन गए आपके बढ़ के, तो ये 500 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ, ये 500 रुपए गया वापस इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, और इस 500 रुपए में से कुछ अपनी वो फी चार्जेस वगैरह अपनी एक्सपर्टीज ओपिनियन की जो भी फीस है वो रख लेगा, और बाकी का बचा हुआ पैसा सपोज 400 रुपए बचा तो वो इन सब लोगों में बांट देगा, ठीक है। ये कंसेप्ट होता था म्यूचुअल फंड का, ठीक है। नाउ उसी तरीके से इसी तरह की कोई एक कंपनी बनाई जाए, म्यूचुअल फंड जैसी ही एक कंपनी बनाई जाएगी। सपोज कि यहाँ पे अब हमने एक कंपनी है, उसे रिट्स एंड इनविट्स, ये दोनों भी सेम काम ही करेंगी, बट ये कहाँ इन्वेस्ट करेंगी, ये सिर्फ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, और ये जो होगा ये स्पेसिफिकली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। ये फर्क है, म्यूचुअल फंड जैसा ही कंसेप्ट है बट सिर्फ सेक्टर अलग अलग है, और तीनों को रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। जैसे अभी हमारा एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने उसने इन्वेट्स इशू करे थे, ठीक है, एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक तो एक स्पॉन्सर कंपनी होगी जो इस इन्वेट्स को स्पॉन्सर करेगी, राइट। उसके बाद कोई ट्रस्टी होंगे जो पूरा काम देखेंगे, और वो हायर करेंगे एक एक्सपर्ट मैनेजर को जिसको ये अंडरस्टैंडिंग होगी इस कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, राइट। और फिर ऊपर से यूनिट होल्डर्स यानी कि आप और हम, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है थोड़ा थोड़ा पैसा, और फिर ये इन्वेस्ट कर दिया जाएगा कहीं किसी शेयर में, किसी बॉन्ड में, या फिर किसी भी एसेट में, राइट। ये पूरा कंसेप्ट होता है आपका इन्वेट्स का। तो इन्वेट्स हो या रेट्स हो, सिर्फ दोनों के सेक्टर अलग हैं, बाकी काम बिल्कुल सेम है। क्लियर? तो अब ये आप टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। REITs is a company that owns and typically operates in income producing real estate और related assets। ठीक, इनकम प्रोड्यूसिंग होना चाहिए, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ यहीं पे पहले। देखिए, मिनिमम लोगों के लिए अलाउ किया गया है कि आपको मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपए कंट्रीब्यूट करने होंगे। पहले इसकी लिमिट 1 से 2 लाख हुआ करती थी, बट सोचा गया बाद में कि ये बहुत ज्यादा है तो इसको डिक्रीज किया गया 10 to 15,000, राइट। मिनिमम वैल्यू आपको इतनी इंपोर्ट करनी होगी, इन्वेस्ट करनी होगी। उसके बाद जो कंपनी है वो 80% जो पैसा आया होगा वो इन्वेस्ट करेगी कंप्लीटेड या इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट में, यानी कि जो ऑलरेडी बन चुका है। यानी कि सपोज कीजिए आप कोई शॉपिंग मॉल है, राइट, उस पे मुझे भी लगता है कि यार इसमें बड़ी बड़ी दुकानें, ब्रांड आएंगे, शोरूम आएंगे, तो ठीक है, इनकम बढ़ेगी, यहाँ पर हर एक शॉप के रेंट बढ़ेंगे, बट मैं परचेज नहीं कर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ से जो वैल्यू बढ़ेगी उसमें प्रॉफिट मिले मुझे, तो मैं क्या करूंगा, एक इन्विट कंपनी होगी, ठीक है, वो यहाँ शॉपिंग मॉल को, मॉल के कुछ फ्लोर्स को परचेज कर लेगी। सपोज उन्होंने कुछ फ्लोर ले लिया जिसमें 50 से ज्यादा शॉप्स हैं, राइट, वहां से रेंट आएगा कल को, ठीक है। तो मैं तो खरीद नहीं सकता, लेकिन मैं इस इन्विट में अपना कुछ, सपोज कि मैंने 15 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और ये मेरे 15 हज़ार वहां का सपोज 1% शेयर है, टोटल इन्वेस्ट जो है इसने ले लिया। अब यहाँ पे जैसे जैसे हर साल रेट बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इन्वेट्स के पास आने वाला रिटर्न भी बढ़ेगा, और इस रिटर्न में 1% शेयर मेरा भी होगा क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, राइट। दैट्स हाउ इन्वेट फंक्शन। तो 80% पैसा इनको इन्वेस्ट करना होगा कंप्लीटेड या फिर इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में, और सिर्फ 20% कर सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि देखिए, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में ज्यादा कर देंगे, सपोज कि कल को फ्लैट बिके ही नहीं, या फ्लैट रेंट पे लिया ही नहीं किसी ने, या ऑफिस स्पेस है उसको किसी ने
अपने वर्क के लिए लिया ही नहीं, तो इनकम जनरेट ही नहीं होगी, तो जो इन्वेस्टर होगा यहाँ पे छोटा छोटा, उसका पैसा डूब जाएगा। इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि 80% जो पैसा आएगा वो आपको कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स, या फिर कोई इनकम जनरेट कर रहे हो जो ऑलरेडी, उसमें इन्वेस्ट करना है। और सिर्फ 20% पैसा ऐसा है जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो। लाइक सपोज कि आपके आसपास कोई एरिया है जहाँ पे क्राउड अच्छा खासा है, अब वहां पे शॉपिंग मॉल बन रहा है, लेकिन आपको ये तो श्योर है कि हाँ आगे चल के यहाँ से प्रॉफिट आएगा, लेकिन अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, हो सकता है रिस्क भी आ जाए कल को कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई और साल भर फिर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है वहां से, राइट? तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है 20% अंडर कंस्ट्रक्शन में, 80% कंप्लीटेड या फिर इनकम जनरेटिंग में। और आपकी ये जो भी इन्वेट और रेट होगी, इसको लिस्ट करना मस्ट है स्टॉक एक्सचेंज पर। एंड उसके बाद आपकी जो भी प्रॉफिट हुई, जैसे मैंने दिया था एग्जांपल, 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए और 1500 रुपए रिटर्न आया, ठीक है? तो जो भी आपकी इनकम हुई है उसका 90% आपको यूनिट होल्डर्स यानी आप और हम जैसों को दे देना होगा। ये नहीं कह सकता कल को इनविट्स वाला कि यार मैंने बहुत एक्सपर्ट हायर किए थे, उनकी फीस हाई थी, ऑफिस का खर्चा ज्यादा था, तो 50% मैं रखूंगा, 50% आप होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। नो, इसमें रिस्ट्रिक्शन पहले ही लगा दी गई है कि 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, सिर्फ 10% आप अपने एक्सपेंसेस के लिए होल्ड कर सकते हो। क्लियर? तो आप पढ़ लेते हैं इनको, आप सब समझ में आ जाएगा। दे पूल मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इट इन कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। रिट्स की बात हो रही है, उसका नाम ही है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दीज में इंक्लूड ऑफिस ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है, शॉपिंग मॉल्स हो सकते हैं, अपार्टमेंट, होटल्स, रिसोर्ट, सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटीज, वेयर हाउसेज, मॉर्टगेज और लोन, वट जहां से भी इनकम जनरेट हो सकती है। अब जो अदर रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं वो तो खुद डेवलप करती है ना, जैसे जो डेवलपर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े डीएलएफ वगैरह हैं, वो तो खुद ही डेवलप करते हैं पूरी सोसाइटी को, मॉल को, तो वो इन्वेस्टर से डायरेक्ट पैसा उठाते हैं, या आपसे कहेंगे कि एडवांस में फ्लैट बुकिंग कर लो आप लोग, राइट? 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा, right? तो वो रियल एस्टेट कंपनीज अलग होती हैं, वो खुद डेवलप करती हैं। रेट्स वाले जो होते हैं ये खुद डेवलप नहीं करते हैं प्रॉपर्टी को, वो बस या तो बाय कर लेते हैं या डेवलप करते हैं उस प्रॉपर्टी को लेकर। जैसे शॉपिंग मॉल ले लिया, उसमें शॉप्स बनी हुई है, अब वो उन शॉप को तैयार करेंगे आगे देने के लिए, राइट? दे जस्ट बाय और डेवलप प्रॉपर्टीज प्राइमरली टू ऑपरेट देम एज पार्ट ऑफ इट्स ओन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। रिट्स प्रोवाइड ए वे फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी आप और हम जैसे टू अर्न ए शेयर ऑफ इनकम प्रोड्यूस। अब हमें लग रहा है कि यहाँ से बहुत बहुत डिमांड आएगी, यहाँ पर ब्रांड आएंगे तो ज्यादा किराया आएगा इस पूरे मॉल से, राइट? तो हम लोग पूरी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके प्रॉफिट में कुछ हमारा भी शेयर हो, तो हम इन्विट्स वालों के थ्रू या रिट्स वालों के थ्रू हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें, राइट? विदाउट एक्चुअली हैविंग टू गो आउट एंड बाय कमर्शियल रियल एस्टेट। मैं डायरेक्टली परचेज नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो जिसने परचेज किया उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है। इन जनरल रिट्स स्पेशलाइज these REITs, they specialize in real specific real estate sector. However, diversified and specialty REITs may hold different type of properties in their portfolio, such as it can consist of both office area भी या retail properties भी, या वेयर हाउसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट रेट्स आर पब्लिकली ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स। मैंने आपको बताया ऊपर मैंडेटरी है लिस्ट करना, तो अगर आपको सपोज कि अब आपको लग रहा है कि आपको कहीं और पैसा लगाना है, तो आप सेल कर सकते हैं उसको मार्केट में, कि मेरे पास यहाँ के कुछ शेयर्स थे, मैं सेल करके निकल रहा हूँ, विच मेक देम हाईली लिक्विड अनलाइक द फिजिकल रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने डायरेक्टली खरीदा होता वो फ्लैट या वो शॉप मॉल में, तो क्या आप उसको तुरंत सेल कर पाते? आसान नहीं होता है बायर फाइंड करना इतनी बड़ी कीमत का, राइट? लेकिन आपने तो छोटे छोटे से शेयर्स लिए थे उस रेट्स और इन्वेट्स में, तो वो आप इजिली शेयर कर सकते हो, तो इनकी लिक्विडिटी जो होती है काफी हाई होती है, राइट? REITs आर लाइक शेयर्स दैट आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विच मीन्स यू कैन बाय और सेल देम एनी टाइम ऑन द एक्सचेंज, राइट? ये बात हो गई REITs की। सेम कंसेप्ट काम करता है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यानी कि जैसे हाईवे प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। इट इज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम similar to mutual fund which enable direct investment of money from individual and institutional investor into the infrastructure projects. These are just like mutual funds जहां पर एक स्टैब्लिश किया जाएगा एक ट्रस्ट जो रजिस्टर होगा सेबी के साथ ऑफ कोर्स, और इन्वेस्ट में वही चार पार्टी होती है, एक ट्रस्टी होता है, एक स्पॉन्सर होता है, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है जो एक्सपर्ट होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। वाइल द ट्रस्टी को भी सर्टिफाइड होना जरूरी है सेबी से, हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्ट। द स्पॉन्सर्स आर प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी जिन्होंने इन्वेस्ट को सेटअप किया है। तो यहाँ पर एनएचएआई ने लॉन्च किया था इट द इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इन्वेस्ट, इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय एनएचएआई टू सपोर्ट गवर्नमेंट्स नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। द ट्रस्ट स्टैब्लिश्ड बाय एनएचएआई अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड सेबी, इन दोनों के अंडर में स्टैब्लिश किया जाता है। तो साथ में हम सेबी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो खुद से एक एक्ट बना के स्टैब्लिश की गई थी 1992 में, टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी इन इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट। 1992 में बनाई गई थी, ठीक है? तो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी
NHAI की बात कर लेते हैं। इट वाज आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1988। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर में आती है। ये इसमें एक फुल टाइम चेयरमैन होता है एंड नॉट मोर देन 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब देखिए इसके बारे में अब मैं पूरा वो सब नहीं करेंगे हम डिस्कस कि इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है। कल उससे रिलेटेड ही आर्टिकल था कि महाराष्ट्र उड़ीसा में इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक रही है बट कुछ स्टेट में बेकार भी रही है। रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। इंडिविजुअल ओनरशिप की बात आती है तो वहां पर रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है। कम्युनिटी ओनरशिप की बात आती है वहां पर इन्वेस्टमेंट रेट थोड़ा ठीक ठाक है। ओके, तो इसने क्या क्या प्रोवाइड किया? फर्स्ट, इसने लीगल रिकग्निशन दिया। Sanctioning a legal recognition of the rights of traditional communities living in forested areas since time immemorial who have been kept deprived of their basic fundamental legal rights due to draconian provision of Colonial Forest Act. ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं था इनके राइट से, उन्हें सिर्फ फायदा चाहिए था। राइट। सेकंड, इसने स्टेट का कंट्रोल थोड़ा सा कम किया। दी एक्ट ऑल्सो एम्स टू शिफ्ट अवे फ्रॉम एक्सेस स्टेट कंट्रोल यानी कि हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह विच कैप्ट अवे फ्रॉम द परव्यू ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स एंड डिस्कशन। ये डेमोक्रेटाइज करता है एंड गिव ए रिस्पेक्टफुल रिकग्निशन टू ट्राइबल आइडेंटिटी। इसके अलावा ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करता है। इट ऑल्सो एम टू एम्पावर एंड एनकरेज लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अमंग्स द मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट ड्वेलर। साथ साथ इट ऑल्सो सीक्स टू क्रिएट ए मच मोर डेमोक्रेटिक बॉटम अप फॉरेस्ट गवर्नेंस यानी कि आप ही लॉ बना लीजिए अपने हिसाब से गवर्न करने के लिए। और अगर सेंटर या स्टेट आपका कोई जंगल वगैरह लेना चाहेगी या यहाँ पर कोई माइनिंग प्रोजेक्ट भेजना चाहेगी तो आपकी ग्राम पंचायत जो है उनका कंसेंट हम जरूर लेंगे पहले। राइट। सेकंड, कंजर्वेशन और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का ध्यान रखा गया है। उनके ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि ऐसा ना हो कि आपसे कोई नॉलेज सीख की जाए। जैसे अभी एक हिक्की पिक्की ट्राइब है कर्नाटका का और उसका एक बनाया हुआ ऑयल बहुत फेमस है। राइट। तो पीएम मोदी जी ने इसका डिस्कस किया था, तब से इसकी डिमांड बढ़ भी गई तो कई फर्जी लोगों ने फिर ट्राइब आदिवासी ऑयल के नाम पे फर्जी ब्रांड पे बेचना शुरू कर दिया। राइट। तो उनका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रिजर्व किया जा सके, उसको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की प्रोटेक्शन मिल सके। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर अंडरटेकिंग डेवलपमेंटल फैसिलिटीज ऑफ द विलेज इन एंड अराउंड फॉरेस्ट एरिया। इसके अलावा पॉवर्टी एलिवेशन की बात की गई इस एक्ट में। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेल्ट विद दिस एक्ट इज द प्रमोशन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स एमिंग एट एलिवेटिंग द पॉवर्टी लेवल्स एंड प्रो पुअर ग्रुप। और उसके अलावा फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट को खत्म किया जाएगा एंड द लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट ओवर फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट। सिग्निफिकेंस क्या था इस एक्ट का? ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसने हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिकग्नाइज किया कि हाँ ब्रिटिशर्स ने कहीं रेलवे लाइन डालनी है, कहीं पे इनको ऑयल निकालना है असम में, तो इन लोगों ने ट्राइबल्स को बहुत बाहर निकाल दिया वहां से। राइट। तो इनके साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुई है और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी ये कंटिन्यू रही। तो फिर 2006 में जाके इंडिया की नींद खुली कि इनके राइट्स इनको देने चाहिए। राइट। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट की बात की गई और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की। इंडिविजुअल में रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई है, एज हाई एज 96% रिजेक्शन रेट रहा है इसमें। कम्युनिटी फॉरेस्ट में फिर भी आपको कम्युनिटी राइट्स मिल जाते हैं। The issue of encroachment is addressed through recognizing the individual forest right to continue habitation and cultivation and other activities that existed before December 2005. Forest villages are converted into revenue villages after full right recognition. Community forest right में the issue of access and control is addressed, recognizing the right of forest communities access and use forest and to own and sell the minor forest produce. This is important. ये जो minor forest produce है जैसे honey एंड ऑल, ये इस पे आपको राइट दे दिया गया है। ऐसा नहीं है, पहले क्या था कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी आपको कि आप इस तरह की चीजें नहीं ले सकते। इवन ये जो वैद्य टाइप के लोग होते हैं अभी भी, इनको जड़ी बूटी भी अगर कुछ कलेक्ट करनी होती थी फॉरेस्ट में जाके क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है ट्रेडिशन, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी फॉरेस्ट ऑफिशियल से। बट अब उनको राइट दिया गया कि ये आपका अधिकार है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पर मिल रहे हैं और आप उनको सेल भी कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू मैनेज फॉरेस्ट विद इन देयर कस्टमरी बाउंड्रीज। आप जैसे हमेशा से मैनेज करते हैं आप वैसे ही कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। द मोस्ट फार रीचिंग प्रोविजन एफआरए इज टू एंश्योर डिसेंट्रलाइज फॉरेस्ट गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं करेगी, आप ही कंट्रोल कीजिए अपने हिसाब से। लिंकिंग मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिटी राइट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। The Act lays down a democratic procedure for identifying whether and where wildlife conservation may require curtailing or extinguishing communities' right. इसके अलावा having community rights over a forest
translate ipso facto into community having a say in and not a veto over any diversion of that forest and a right to compensation if diverted. Okay, आपको ऐसा कोई veto नहीं दिया गया है कि आप मना कर दोगे तो प्रोजेक्ट आ ही नहीं सकता, आ सकता है, राइट, लेकिन आपको एक बोलने का अधिकार दिया जाएगा कि आपका क्या ओपिनियन है इसमें, और आप कंपेंसेशन पूरा डिमांड कर सकते हो कि अगर आपको फॉरेस्ट डाइवर्ट करना ही है तो हमें कंपेंसेशन देना ही होगा, मस्ट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। एंड आई नो कि मैंने आपके साथ ये बॉन्ड थोड़ा सा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किया, बट उसे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ना देखकर एक यूथ की पर्सपेक्टिव से देखिए कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, राइट। सो अगर आपको वो गलत लगा हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एनीवे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।